नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे उसका नाम है मौखिक अभिव्यक्ति, यानी जब आप बोलकर अपने भाव या विचार व्यक्त करते हैं या फिर प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति के नाम से जानते हैं। हमारे विद्यालयों में विद्यालय स्तर पे या अंतः विद्यालय स्तर पे बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिसमें आप भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और अलग अलग चीज़ों में आप भाग ले सकते हैं, चाहे वह कविता हो, भाषण हो, कहानी सुनाना हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं कलाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसमें भाग लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। किसी भी भाषा का मौखिक रूप ही उस भाषा का मूल रूप होता है, यानी जो आधार है वो मौखिक ही होता है, चाहे वह कोई भी भाषा हो। इस रूप का ज्ञान हमें सहज एवं स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहले वह बोलना सीखता है, तब वो बाद में अपने विकास के अनुसार उसे लिखना सीखता है। तो सर्वप्रथम मौखिक रूप ही जो है वह आधार होता है और वह सहज यानी स्वाभाविक रूप से, व्यवहारिक रूप से बच्चा उसे सीख जाता है। यद्यपि यह मौखिक भाषा का अनौपचारिक रूप है। इससे अलग मौखिक भाषा का एक औपचारिक रूप भी होता है। तो बच्चा जब बोलना सीखता है वह एक अनौपचारिक रूप है, परंतु इसका एक औपचारिक रूप भी होता है जिसे विद्यालयों में आकर प्रयास और अभ्यास द्वारा सीखा जाता है। अब मौखिक अभिव्यक्ति की क्या उद्देश्य हैं, इसे देखते हैं। पहला, अपने भावों व विचारों को सरल भाषा में व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे पहला जो उद्देश्य है वह यही है कि आप बोलकर अपने विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट कर सकें, आप में ये क्षमता विकसित हो सके। दूसरा, उचित आरोह अवरोह कि कहाँ ऊंचा बोलना है, कहाँ नीचा बोलना है, बलाघात किस बात पे आपको ज्यादा बल देना है, जोर देना है। गति, लय, यानी जब आप कोई कविता बोलते हैं तो उसमें लयात्मकता होनी चाहिए। भाव भंगिमा यानी एक्सप्रेशंस, जब भी आज आप कुछ बोलते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए, भाव भंगिमा साफ रूप से आपके चेहरे पर या आपके हाव भाव में नजर आनी चाहिए। इसी के साथ मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित होती है। तो जब ये सारी विशेषताएं आपके अंतर्गत होंगी तो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो सही ढंग से सबके सामने प्रस्तुत हो पाएगी। तीसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि उत्पन्न करना। तो जब आप बिना डर के कोई बात व्यक्त करते हैं तो बहुत आराम से आपकी आत्मविश्वास की जो शक्ति होती है वह उसमें वृद्धि होती है, वो विकसित होती है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है बढ़ाना मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। तो जब आप बोलते हैं तो आपका उच्चारण भी खुद ब खुद सुधरता जाता है, तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भाषा शैली बदलती रहती है, तो भाषा का नियम ही है परिवर्तन। भाषा दिन पर दिन परिवर्तित होती रहती है, रोज उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है। दो मित्रों के बीच बातचीत, ग्राहक दुकानदार के बीच बातचीत, अपने से बड़े लोगों से की जाने वाली बातचीत, वाद विवाद, कविता पाठ तथा सभा समारोह आदि की भाषा शैली में काफी भिन्नता होती है। तो जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं और अपने माता पिता से बात करते हैं, और यदि आप भाषण देते हैं तो दोनों ही वार्तालाप में बहुत सी भिन्नता होती है। अवसरानुकूल भाषा शैली में दक्षता हासिल करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। तो अवसर के अनुसार आपकी भाषा को कैसे निखारा जा सकता है, इसमें कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। चलिए उसे ध्यान से देखते हैं। पहला है कविता पाठ। कविता पाठ यानी जब भी आप कविता वाचन करते हैं, कोई काव्य पाठ करते हैं, तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों को अवसर के अनुकूल कविताएं चुनकर उनका बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो अवसर अनुकूल यानी यदि कोई स्वतंत्रता दिवस का आयोजन है तो उसमें देशभक्ति से संबंधित कविता पाठ करना, या फिर कोई दीपावली का त्योहार है तो उस पे उसके अवसर के अनुकूल ही कविता का चयन करना, ये हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए।
कविता पाठ में उच्चारण की शुद्धता के साथ साथ यति गति, आरोह अवरोह तथा प्रवाह का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप कविता पाठ करें तो आपको ध्यान देना है कहाँ आपको बल देना है, कहाँ आपको ऊंचा बोलना है, कहाँ नीचा बोलना है, और भाषा की शुद्धता जो है वह सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही कविता में लय की बहुत महत्ता होती है, तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखें। भाव अनुकूल कविता का वाचन करें। तो ध्यान रखिए कि कविता का भाव क्या है। यदि वह किसी देशभक्ति से संबंधित कविता है तो उसमें कैसे भाव दिखने चाहिए, या फिर कोई संयोग या वियोग के संबंधित कविता है तो उसमें जो भाव होंगे वो अलग होंगे। तो कविता के अनुसार ही आपके भाव नजर आने चाहिए। वीर रस की कविता का वाचन ओजपूर्ण ढंग से, वात्सल्य रस की कविता का पाठ वात्सल्य भाव से करना चाहिए। तो किसी ऐसे कवि की कविता का वाचन करना जो केवल वीर रस की कविताएं लिखता है, और सूरदास के वात्सल्य रस की कविताओं का वाचन करना, दोनों में बहुत भिन्नता है। तो कविता वाचन करते समय आप इनका ध्यान अवश्य रखें। तो ये था हमारा कविता पाठ। अब आगे बढ़ते हैं वर्णन की तरफ। वर्तमान परिवेश में लिखित भाषा से कहीं अधिक मौखिक भाषा को महत्व मिल रहा है। जिस व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है उसे समाज में कुछ अधिक इज्जत मिलती है। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप अलग अलग परीक्षाओं में बैठेंगे जिसमें एक इंटरव्यू लेवल भी होता है, और उसमें आपकी मौखिक अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो लिखित के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने मौखिक अभिव्यक्ति को निरंतर परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहिए। तो लिखित के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति को भी सुधारते रहिए। अपने आसपास में घटी घटनाओं को अपने मित्र को सुनाते समय घटना का वर्णन रोचकता के साथ करना चाहिए, ताकि श्रोताओं को घटना सुनने में रुचि जागृत हो। तो कभी कभी आप कोई फिल्म देखकर आते हैं और अगले दिन शायद अपने मित्र को सुनाएं। तो जब आप उस घटना को सुनाएं तो उसे इस ढंग से बताएं कि सामने वाला आपकी बातों में इच्छा यानी रुचि प्रकट करे, उसे सुनने की जिज्ञासा हो। तो जब भी आप किसी चीज का वर्णन करें तो अपनी इस क्षमता का भी विकास करने का प्रयास करें। किसी भी घटना का वर्णन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। आइए उन बिंदुओं को देखते हैं। पहला, तथ्यों की सही जानकारी देना नितांत आवश्यक है। तो जिस भी वर्णन को आप बता रहे हैं उसमें जो भी तथ्य हैं वह सही होने चाहिए, बनावटी नहीं होने चाहिए। दूसरा, घटना के अनुरूप भाषा शैली होनी चाहिए। तो जिस भी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वह घटना के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। तीसरा, अत्यधिक विस्तार पूर्वक वर्णन से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप कोई घटना बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में सुनाएंगे तो शायद सामने वाला ऊब जाए, बोर हो जाए। तो ज़्यादा लंबा उसे नहीं खींचना होता है, बहुत ही संक्षेप में उस घटना का वर्णन करें। तीसरा, घटना का सूक्ष्म अवलोकन तथा विवरण। वही बात है, आपको बहुत छोटे रूप में उस घटना को सामने वाले को बताना चाहिए। घटना के बारे में अपना दृष्टिकोण, और जब आप वह घटना बता दें, वह वर्णन कर दें, तो आप अंत में अपना दृष्टिकोण यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी बता सकते हैं। और आखिरी, वाक्य छोटे छोटे, सरल, स्पष्ट और प्रभावी होने चाहिए। तो जब आप विस्तृत ना करके बहुत छोटे रूप में अपनी बात कहेंगे तो वाक्य खुद ब खुद छोटे हो जाएंगे, और भाषा जो है वह सरल होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात आसानी से समझ सके। तो ये था मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा रूप जो था वर्णन। अब आगे चलते हैं भाषण की तरफ। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का मापदंड माना जाता है। वक्ता तभी प्रभावशाली भाषण दे सकता है जब विषय की उसे अच्छी जानकारी हो। तो आप जब भाषण दें तो आप भाषण देने में तभी सफल होंगे जब आपके पास उस विषय की अच्छे से पूर्ण रूप से जानकारी होगी। विषय की अच्छी जानकारी होती है तो वह अपने विचारों को आत्मविश्वास, निर्भीकता, आरोह अवरोह तथा उपयुक्त भाव भंगिमा के साथ अभिव्यक्त कर पाता है। तो जब आपके पास पूर्ण जानकारी होगी तो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बिना डर के सही अवरोह से अपनी बात कह पाएंगे। एक प्रभावशाली भाषण देने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले सभा के अध्यक्ष एवं श्रोताओं को उचित रीति से संबोधित करना चाहिए। तो जब आप भाषण शुरू करें तो पहले देखें यदि कोई मुख्य अतिथि है या जो भी वहाँ श्रोता बैठे हैं या कोई अध्यक्ष है तो आप उनको सही संबोधित करें, उनका आदर पूर्वक संबोधन करें। दूसरा, प्रभावी कथन या कविता के अंश द्वारा भाषण का समापन करना चाहिए। और जब आप भाषण के अंत में पहुंचे, समापन में पहुंचे, तो एक प्रभावशाली कविता या कोई सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और उससे आप समापन करेंगे तो आपका भाषण अत्यधिक प्रभावशाली लगेगा। फिर है निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाषण से लोग ऊब सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपकी शब्द सीमा क्या है। भाषण देने से पूर्व लिखित भाषण याद कर लेना चाहिए। तो भाषण जब आप बोलें उससे पहले उसका एक लिखित रूप तैयार कीजिए और उसे बार बार बोलकर देखिए और पढ़िए। जब आपको वह याद हो जाएगा तो आप उसे दूसरों तक प्रकट करने में या बताने में ज़्यादा आसानी से उसे कर पाएंगे। प्रसंगानुकूल हास्यपूर्ण बातें करने चाहिए, और यदि कोई ऐसा प्रसंग है जिसमें व्यंग्य या फिर हास्यपूर्वक बातें हो सके तो प्रसंग के अनुसार ही वो करनी चाहिए। भाषण के समापन के बाद मंच पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्तियों तथा श्रोताओं को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। तो जो भी लोग आपका भाषण सुन रहे हैं, ध्यान रहे कि आप उन्हें धन्यवाद देना ना भूलें, क्योंकि बहुत धैर्य के साथ उन्होंने आपकी बात सुनी, तो इस अवसर को ना छोड़ें। तो ये था हमारा भाषण। अब अगली अभिव्यक्ति पे बढ़ते हैं, जो है वाद विवाद। विद्यालय तथा अंतःविद्यालय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता है। सर्वप्रथम कोई एक विषय निर्धारित करके सभी प्रतिभागियों को बता दिया जाता है। तो वाद विवाद यानी जो डिबेट होती है, जिसमें एक पक्ष और एक विपक्ष होता है और उसमें आपको पहले से ही एक विषय दे दिया जाता है जिस पे आपको जानकारी एकत्रित करके उस पे अपने विचार प्रकट करने होते हैं। प्रतियोगी निर्धारित विषय के पक्ष विपक्ष में बोलकर अपना विचार प्रकट करते हैं। तो या तो आप पक्ष में या फिर विपक्ष में अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को वाद विवाद प्रतियोगिता कहते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। विषय पर अपने विचार प्रकट करने से पूर्व अध्यक्ष का अभिवादन करना चाहिए। तो भाषण की तरह ही जो भी लोग आपके सामने बैठे हैं, चाहे वो कोई जज है, मुख्य अतिथि है, तो उनका अभिवादन करना ना भूलें। अपने विचार अध्यक्ष को ही संबोधित करके प्रकट करना चाहिए, क्योंकि आप पक्ष या विपक्ष रूप में अध्यक्ष को ही अपनी बात बता रहे हैं, तो उनकी तरफ देखकर उनको संबोधित करके ही आप अपने विचार प्रकट करें। किसी भी वक्ता के तर्कों को काटते समय भाषा में शालीनता रहनी चाहिए। तो जब आप पक्ष या विपक्ष की बात काट रहे हैं तो उसमें अभद्रता नहीं होनी चाहिए, बहुत शालीनता से अपनी बात व्यक्त करें। समय सीमा का ध्यान रखें। वाद विवाद का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है समय सीमा। तो जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें रहकर ही अपनी बात कहें। और अंतिम, विद्वानों के कथन तथा काव्यांशों द्वारा अपने मत की पुष्टि करनी चाहिए। तो यदि आप कोई तर्क बता रहे हैं तो ध्यान रहे जहाँ से भी आपने वह तर्क उठाया है, यदि वह किसी विद्वान की बात है या किसी कवि की बात है, तो उसको पुष्टि करके दूसरों के सामने पेश करें। तो ये था हमारा वाद विवाद। तो हमने कविता पाठ, वर्णन, भाषण तथा वाद विवाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये सीखा। तो जब भी विद्यालय में या अंतःविद्यालय स्तर पर कोई प्रतियोगिता आयोजित हो तो ज़रूर उसमें हिस्सा लें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये भविष्य के लिए भी आपके बहुत उपयोगी हो सकता है। आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।